जो पार्ट 3 है वो है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ 1986। और ज़्यादा इसको समझदारी से कहना ये होगा कि लॉ रिलेटिंग टू ऑब्ससेनिटी एंड इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। तो ये अब एक तरीके से फॉरगेटन लॉ हो गया है, विच प्राइमरीली वाज मेंट टू प्रोहिबिट द इनडिसेंट डिपिक्शन of women in ads and publications, where the punishment would lie to 2 to 7 years, and the application would depend upon the objectifying content combined with the IT Act for digital. Uh, we will also like to talk. We'll also talk about the unamended gap for our OTT or social media, but there is a principle that holds on. So जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो क्यों ये लॉ फॉरगॉटन सी लगती है, लेकिन बहुत पावरफुल है। इस एक्ट का मेन मकसद है वुमेन को किसी भी तरीके से अ, जो डिपिक्शन है वो एड के थ्रू, पब्लिकेशन के थ्रू, पेंटिंग्स के थ्रू, फिगर्स या किसी भी तरीके से जहाँ पे इनडिसेंट डिपिक्ट करना हुआ, जैसे सेक्शन 2C में क्लियरली डिफाइन किया गया है। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन means the depiction in any manner of the figure of a woman, her form or body, or any part thereof, which in such a way has to have the effect of being indecent or derogatory to the, or um, denigrating the woman, or is likely to deprave the or corrupt or injure the public morality or morals in any sense, would come into the context of indecent representation of women. Section 3 for that matter एडवर्टाइजमेंट को प्रोहिबिट करता है जो कि ऐसा इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन कंटेन करते हैं। जैसे सेक्शन 4 है वो पब्लिकेशन या बुक्स या पैम्पलेट या फोटोज वगैरह के लिए है। पनिशमेंट इज ऑफन अंडर सेक्शन 6। पहली बार 2 साल तक इम्प्रिजमेंट और फाइन है, दूसरी बार 5 साल तक है, और ये 207 वाला का रेंज है जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आ जाता है कंबाइंड चार्जेस के साथ। uh, अब यहाँ पे नुआंस क्या है जो like people tend to ignore is that the law objectifying the content पे strongly apply होता है, especially जब women को सिर्फ body parts या seductive pose में दिखाया जाए बिना किसी artistic social message के। लेकिन गैप जो है वो बहुत बड़ा है। अब ये 1986 का लॉ है, जब तब ओटीटी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम रील्स, डिजिटल एड्स के लिए नहीं थे उतने। तो उस लेवल पे अभी भी अनअमेंडेड है, इसलिए अभी अब जब पिटिशन पढ़ते हैं तो इसको लोग कंबाइन करते हैं आईटी एक्ट सेक्शन 67, विच इज द ऑब्सीन मटेरियल ट्रांसमिशन के साथ, इंक्लूडिंग द आईपीसी 292/294, आई डोंट रिमेंबर द सेक्शन ऑफ बीएनएस, विच होल्ड्स द प्रिंसिपल कि इन्फोर्समेंट वीक है क्योंकि डेफिनेशन सब्जेक्टिव है। इंसिडेंट का मतलब कोर्ट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें और देखते हैं। इसमें जो लैंडमार्क केस है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, वो है अवीक सरकार 2014 का, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोरिस बैकर की जो न्यूड फोटो वाली मैगजीन एड की वजह से को क्लियर किया था। कोर्ट का वर्बैटिम ये था कि न्यूडिटी और सेमी न्यूडिटी पर से कैन नॉट बी टर्म्ड एज ऑब्सीन। So a picture of a nude or semi-nude woman cannot per se called obscene unless it has a tendency to arouse feelings or revealing an overt sexual desire। मतलब कि किसी भी तरीके की पिक्चर जो किसी उसकी टेंडेंसी ये जब तक ना हो, जब जब तक उसका इंटेंशन ये ना हो कि वो किसी भी तरीके की फीलिंग्स जो कि अराउजल लेवल पे है, सेक्सुअल लेवल पे है, जो डिपिक्ट करती हो किसी भी तरीके के ओवर्ट सेक्सुअल डिजायर को। अब उन्होंने कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट यूज किया था, जैसे हिकलिन टेक्स्ट को मॉडर्नाइज किया गया बाद में भी। मैसेज एंटी रेसिज्म का था तो प्रोटेक्टेड था, तो इट वाज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 191A। ये दिखाता है कि सिर्फ न्यूडिटी इनफ नहीं है, वेयर द कंटेक्स्ट ऑफ दैट न्यूडिटी मैटर्स। जैसे चंद्र कुमारी और चंद्रा राजकुमारी का केस है हैदराबाद का, विच वाज ब्यूटी कॉन्टेस्ट पे चैलेंज था। कोर्ट ने कहा ब्यूटी पेजेंट्स वुमेन के डिग्निटी को हर्ट कर सकते हैं और आर्टिकल 21 विच इज राइट टू लिव विद डिग्निटी वायलेट करता है। सो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन बन सकता है इफ इट ऑब्जेक्टिफाइज द वुमेन इन सर्टेन वे। सो ये लॉ गाइस में बहुत कुछ बनाए जाते हैं, वुमेन प्रोटेक्शन, मोरालिटी, लेकिन असल में एक तरफ प्रॉब्लमेटिक होता है जहाँ पावरफुल इंटरेस्ट जैसे एडवर्टाइजिंग और मीडिया को छूट मिल जाती है और कॉमन आदमी ये स्मॉल क्रिएटर पे केस चला जाता है। इसलिए लोग समझ नहीं पाते हैं और वकील भी इसको इतना डिस्कस नहीं करते क्योंकि ये ग्रे एरिया बहुत ज़्यादा है। अब अगली बात जो है वो
हम मेंटेनेंस लॉस पे करने की कोशिश करते हैं, विच इज सेक्शन 125 सीआरपीसी एंड रिलेटेड। अब ये सेक्युलर प्रोविजन है, मतलब कि कोई भी प्रोविजन, कोई भी पर्सन फॉर दैट मैटर, वाइफ हुई, डिवोर्स वाइफ हुई, चिल्ड्रन हुए, पेरेंट्स हुए, which they are unable to maintain himself or herself, मजिस्ट्रेट से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। अब वाइफ जो है वो बड़ा ब्रॉड टर्म है, विच इंक्लूड्स द डाइवोर्स वाइफ जो रिमैरिड नहीं है। अनएबल टू मेंटेन का मतलब यहाँ पे लाइफस्टाइल मैच है, वही स्टैंडर्ड जो शादी के टाइम था, सिर्फ बेयर मिनिमम नहीं होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड मेंटेन रहना चाहिए जो ड्यूरिंग द मैरिज था। इंटरिम मेंटेनेंस फर्स्ट हियरिंग पे मिल सकता है। अब मेंटेनेंस लेवल की जो चीज़ें हैं वो बहुत स्ट्रांग हो चुकी हैं, मतलब कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, सैलरी, इवन अरेस्ट कुड बी डन इफ देर इज नॉन एग्जीक्यूशन। अब यही देखिए, ऐसे लॉस में जहाँ पे एग्जीक्यूशन अच्छे तरीके से किया जा रहा है, लॉ का बाइंडिंग नेचर भी बढ़ जाता है। तो बहुत सारे चीज़ों पे एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है, और आप कितना ज़्यादा पब्लिक इन जनरल अवेयर है इस चीज़ को लेके। जैसे मुझे अभी भी लगता है कि जो मेंटेनेंस का मैटर वो इतना ज़्यादा फ्यूटाइल था कि लोग गए उस, मतलब कोर्ट में बार बार गया और लोग, कोर्ट ने उसकी अहमियत को समझा और उस चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। एंड दैट इज वाई यू सी दैट लॉ वर्किंग इन रियल सेंस। स्त्री धन जो है वो एब्सोल्यूट प्रायोरिटी प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन है, विच इज नॉन रिटर्न क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आईपीसी 405 एंड 406 बन सकता है। इस पे लैंडमार्क केसेस को अगर कुछ डिस्कस करना चाहें तो एक सबसे लैंडमार्क केस जो मेरी नज़र में दिख रहा है मुझे, वो शाह बानो बेगम का है, 1985 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम डाइवर्स वुमेन को सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंडर मेंटेनेंस दिया बियॉन्ड द इद्दत पीरियड, विच इज, if I may read the verbatim of and the rationale of the court at that time was that there is no conflict between the provisions of section 125 and those of the Muslim personal law on the question of the Muslim husband's obligation to provide maintenance for a divorced wife who is unable to maintain herself. अब कोर्ट ने ये कहा, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ एक स्टेप है, और जिसकी तरफ बहुत सारे पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल डिबेट्स हुए हैं कि क्यों ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं लाने का प्रयास है, क्योंकि ऐसे ही लॉस को इम्प्लीकेट किया जाएगा जो कि 25 और 26 आर्टिकल के ऑब्जेक्शन पे आ जाएगा, विच इज why we are feeling the congested problem with the same thing, because क्योंकि अभी तक हमने जो सबरीमाला का मैटर है 25-26 का, अभी तक उसको क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो अभी ऐसे मैटर्स को डिस्कस करने के लिए तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। दैट इज वाई यूनिफॉर्म सिविल कोड इज केप्ट एट द बैकयार्ड, कि वो अब जब होगा तो उसको बहुत लेवल पे रिफॉर्म करने की और एक्सेप्टेंस की जरूरत पड़ेगी। दूसरा केस जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो डैनियल लतीफ़ी का है, जो कि बहुत फेमस केस है 2001 का, वेयर द वुमेन मुस्लिम एक्ट वाज चैलेंज्ड, जो शाह बानो ओवरराइड करने की कोशिश थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया, लेकिन द कोर्ट गिव द स्मार्ट इंटरप्रिटेशन टू इट। The court said the husband is required to make a provision for her maintenance within the period of iddat, which would take into account of the future needs of the divorced wife. यानी रीजनेबल प्रोविजन लाइफ टाइम के लिए हो सकता है एक लमसम अमाउंट में। कोर्ट ने कहा इट वुड नॉट बी इनकरेक्ट और अनजस्टिफाइड टू एक्सटेंड द अबव प्रिंसिपल ऑफ मुस्लिम लॉ टू केसेस इन विच अ डाइवोर्स्ड वाइफ इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ। अब ये कॉम्प्रोमाइज था, लेकिन वुमेन को एक हक के लेवल पे या उसके राइट्स के लेवल पे उसको प्रोटेक्ट किया गया। डीवी एक्ट 2005 के साथ इसको कंबाइन होता है, दैट मीन्स रेसिडेंस, प्रोटेक्शन, मेंटेनेंस, ये सब इंक्लूड होते हैं। ये लॉज वुमेन के इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए भी बहुत हैं, लेकिन इसका मिसयूज़ का एलिगेशन भी बहुत होता है, और कई सारी रिपोर्ट्स हैं जिनके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि इसका मिसयूज़ एलिगेशन ज़्यादा है, और रिसेंट टाइम्स में तो बहुत ज़्यादा है। इसलिए कोर्ट्स अब एविडेंस और कॉन्डक्ट दोनों देखते हैं, और थोड़ा सा उसको वीक किया गया है। प्राइमा फेसी इट डज नॉट सीम्स टू बी अ मैटर ऑफ ग्रेट रेजिस्टेंस। पार्ट 5 जो है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है 1961 का, विच अमेंडेड इन 2017। अब ये जो है ये प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन है। अब 26 वीक का पेड मैटरनिटी लीव होता है, विच इज 8 वीक प्री डिलीवरी मैक्स टू मैक्स। इस्टेब्लिशमेंट विद 50+ एम्प्लॉयज को क्रेच प्रोवाइड करना पड़ता है, यानी वर्क फ्रॉम होम का जो ऑप्शन है वो भी पॉसिबल है। प्रेगनेंसी के दौरान डिसमिसेबल वॉइड है। जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए गैप अभी भी है, लेकिन कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में कुछ कवरेज किया जाता है। बीशा वर्सेस द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लेबर कोड का मैटर है 1977 का, विच इज अ क्लासिक केस। वर्कर को 12 वीक्स
ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट संडे इंक्लूड कर देना सही है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लिबरल इंटरप्रिटेशन दिया। वर्बाटिम कोर्ट ने, मैं अगर इफ आई मे रीड द कोर्ट साइड, द एक्ट इज अ पीस ऑफ अ सोशल legislation which is intended to provide for the health and safety of the woman and her child. Court further on went on to said that week को 7 days cycle माना including Sundays. If the legislature intended to exclude Sundays, it would have said so expressively. So ये वुमेन और चाइल्ड के वेलफेयर को पैरामाउंट माना गया इसमें। तो जो रैशनल है ना वो हमेशा बेनिवोलेंट होता है, मतलब कि मैटरनिटी लीव जो है वो एनर्जी लॉस को कंपेंसेट करती है मदर चाइल्ड हेल्थ के लिए, और या मदर और चाइल्ड दोनों के बेनिफिट के लिए। कोर्ट इसको काइंड ऑफ अ बेनिफिशियल लेजिस्लेशन मानते हैं, वेयर दे डिमांड अ proof of there is a demand of a strict proof for the same. I would if you discuss the key definition where DV becomes a problem. So if you see the major reliefs related to section 18 to 22 in the DV Act, the protection order, which is violence रोकने का order, respondent को harass ना करना, which is section 18, residing order, residence order, share household में रहने का right, evict नहीं कर सकते बिना कोर्ट के order के. Third is monetary relief, which is section 20, maintenance, medical expenses, losses का compensation, these all cover in monetary reliefs. Custody order जो होता है वो section 21 है, which includes the child की जो temporary custody होती है वो किसके पास रहेगी. Compensation, which is compensation order, which is section 22. अब मॉनेटरी रिलीफ और कंपेंसेशन ऑर्डर अलग अलग चीज़ है. कंपेंसेशन ऑर्डर जो है वो मेंटल फिजिकल हार्म के लिए डैमेजेस प्रोवाइड करना होता है, और मॉनेटरी रिलीफ होता है उसकी मेंटेनेंस या मेडिकल एक्सपेंसेस जो कि ऑर्डिनरी सेंस में उसको वो बेयर नहीं कर पाएगी, वो मॉनेटरी रिलीफ होता है. सेक्शन 17 जो है, which says that every woman in domestic relationship has a right to reside in share household, irrespective of whether she has any right, title or benefit interest in the same. ये बहुत पावरफुल है. ये है कि जो जेंडर स्पेसिफिक यानी सिर्फ वुमेन एग्रीड पर्सन एंड रिस्पोंडेंट मोस्टली एडल्ट मेल, इसलिए मिसयूज के एलिगेशंस भी आते हैं क्योंकि फॉल्स केसेस आर देयर टू सेटल डिस्कॉर्ड्स, एक्सटॉर्शन या डिवोर्स में लिवरेज पाने के लिए. इवन इफ आल्सो द इम्प्लीमेंटेशन में भी गैप्स हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑफिसर्स जो होते हैं वो बहुत कम है. कैसे रिसाइडिंग ऑफिसर्स या प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को लगाया जाएगा, अवेयरनेस बहुत लो है. कोर्ट्स हैव ऑफन बीन ओवरलोडेड विद दीज केसेस. लेकिन जो रियल विक्टिम्स के लिए ये लाइफ सेवर बन सकता है क्योंकि क्विक इंटरिम रिलीफ मिल सकता है, which is very important, and that is why these laws are very important and needs to be understood and understand. एक ट्रांजिशन समझते हैं केसेस का. एसआर बत्रा वर्सेस तरुण बत्रा का केस है 2007 का. पहले ये रेस्ट्रिक्ट किया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाइफ को सिर्फ हस्बैंड की ओन प्रॉपर्टी में राइट है, विच मीन्स इन लॉज के घर में नहीं, अगर हस्बैंड का शेयर नहीं है तो. लेकिन ये लेटर ओवर रूल हो गया सतीश चंद्र आहूजा में वर्सेस स्नेहा आहूजा 2020 में, कि इसने बत्रा को ओवर रूल किया. सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन दिया शेयर होल्डर्स का. If I may read the verbatim, and कोर्ट ने बहुत अच्छा एक्सप्रेशन दिया, which court defined why this SR Batra versus Taruna Batra was rationally very flawed, because the expression right to reside in the shared household would not only include actual residence but also the constructive residence of the couples. So if a woman is sought to be evicted or excluded from the shared household, she would be an aggrieved person. तो कोर्ट ने aggrieved person का एक एक्सपेंसिव डेफिनेशन दिया, और कोर्ट ने कहा टाइटल पेपर से ऊपर उठकर वुमेन की डिग्निटी और सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. इन लॉज के घर में भी राइट हो सकता है जब तक हस्बैंड अल्टरनेट अकोमोडेशन ना दे. और अल्टरनेट अकोमोडेशन का पर्पस भी यही था कि सतीश चंद्र में कोर्ट ने ये कहा कि भाई अगर आप किसी औरत को अगर अपने शेयर हाउस होल्ड से निकाल देते हैं कहते हुए कि भाई ये घर जो है वो मेरे माँ बाप का है, और आप उसको एविक्शन कर देते हैं, तो जनरली इंडियन हाउस होल्ड में यही चीज़ को एक लैकुना बनाया गया. इस चीज़ को क्रिएटिव वे से लॉ को इवेट करने का एक तरीका बना लिया गया. अब कोर्ट उससे फर्दर ऑन ये बोलती है, एंड दैट इज व्हाई द कोर्ट सेड दैट टाइटल पेपर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट. द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर इज दैट द डिग्निटी ऑफ वुमेन. यू कैन नॉट make women live in the same house and then remove or evict her on some random day. There should be an alternate accommodation that you need to provide even whatsoever. So अब प्रभा त्यागी वर्सेस कमलेश देवी का केस 2022 में आया. अगर और भी फॉरवर्ड इसको समझने का प्रयास करें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इवन विदाउट द एक्चुअल रेसिडेंस या एक्ट ऑफ वायलेंस, राइट टू रिसाइड एग्जिस्ट करता है जब तक डोमेस्टिक रिलेशनशिप है.
So every woman in a domestic relationship has a right to reside in the shared household even in the absence of any domestic violence. तो कोर्ट ने यहाँ कंस्ट्रक्टिव राइट को स्ट्रांगली अपहोल्ड किया कि योर राइट इज नॉट बीन वायलेट विल बी वायलेटेड जस्ट और विल नॉट बी become a null and void just because you do not have a domestic relationship and that is why your husband can expel you out of the house. No, you cannot do that. Prabha Tyagi versus Kamlesh Devi में कोर्ट ने कहा कि even if there is no domestic violence and there is an absence of domestic violence of any kind, still your right to live in the house or right to reside in the house, share household, remains and it has a constructive right that will be there. 2010 का एक केस बात करते हैं जिसमें लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बात की गई थी, डी वेलुस्वामी वर्सेस डी पचिमल, जिसमें लिव इन रिलेशनशिप पे कोर्ट ने क्राइटेरिया दिया रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ द मैरिज के लिए, विच इज लॉन्ग कोहैबिटेशन, होल्डिंग आउट एज हस्बैंड एंड वाइफ एक्सेट्रा, कैजुअल फिलिंग नहीं होना चाहिए वो चीज़, डीवी एक्ट यानी वीकेंड्स और ये सब चीज़ें नहीं अप्लाई होगी या वन नाइट स्टैंड इसमें नहीं अप्लाई होगा, डीवी एक्ट अप्लाई होता है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हों। क्या विच इज लॉन्ग कोहैबिटेशन, शेयर हाउसहोल्ड, जो मैंने अपनी पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था, देयर शुड बी लॉन्ग हाउस कोहैबिटेशन, सेक्सुअल रिलेशनशिप, चिल्ड्रन, any kind of proof that proves the cohabitation for a longer period of time will amount to have a relationship in the nature of marriage. But of course casual fling, weekends pe come over karna, one night stand would not be come under the ambit of long nature relationship in the nature of marriage. संध्या वानखेड़े का जो केस था और इसके जैसे रिलेटेड केसेस जो संध्या वानखेड़े से रिलेटेड केसेस थे जिसमें सास और ननद जैसे रिलेशनशिप को रिस्पोंडेंट बनाया जा सकता है इन सर्टेन सिचुएशंस, लेकिन प्राइमरीली मेल होते हैं. दैट मीन्स इफ एनी वुमन दैट इज फैसिलिटेटिंग द एक्ट्स ऑफ द हस्बैंड इन एनी वे एंड द पर्पस ऑफ द एक्ट शुड नॉट बी डिस्यूड, तो संध्या वानखेड़े में कोर्ट ने कहा कि दे कैन बी ऑल्सो बी रिस्पोंडेंट्स इन सच मैटर्स डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द मैटर. रिसेंट डेवलपमेंट जो है 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दी है प्रोटेक्शन ऑफिसर्स अपॉइंट करने के लिए और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए. इम्प्लीमेंटेशन अनइवन है अक्रॉस इंडिया और जो रहेगा भी. सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वर एक पार्टिकल है जो इसके बारे में बात भी किया था कि वन ग्राउंड रियलिटी में गए तो उस चीज़ की बहुत तारीफ नहीं हो रही थी. बहुत लोग कहते हैं कि ये लॉ वन साइडेड है, डेफिनेशन वेग है, इमोशनल अब्यूज प्रूफ करना सब्जेक्टिव होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो बहुत लो है, फॉल्स कंप्लेंट्स से फैमिली हैरेस होती है. कुछ स्टडीज और जजमेंट्स में एक्नॉलेज किया गया है कि इसका मिसयूज होता है स्पेशली मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में, लेकिन डेटा भी दिखाता है कि रियल डोमेस्टिक वायलेंस बहुत कॉमन है इंडिया में. NFHS के हिसाब से 30% मैरिड वुमेन जो है विच और अंडर रिपोर्टिंग भी बहुत ज़्यादा है. कन्वेशन रेट लो है क्योंकि सिविल नेचर है और प्रूफ बहुत मुश्किल है यहाँ पे प्रूफ करना. फैक्ट ये है कि लॉज वुमेन प्रोटेक्शन के गाइड्स में बनाए गए थे लेकिन इनमें पावर इम्बैलेंस क्रिएट कर देते हैं. एक तरफ जो है रियल विक्टिम्स को तुरंत रिलीफ मिलता है जो पहले नहीं मिलता था, दूसरी तरफ ये होता है कि कुछ लोग इसको वेपन बना लेते हैं अपने स्कोर सेटल करने के लिए, एक्सटॉर्शन करने के लिए, लोगों को धमकाने के लिए, डराने के लिए. आज दिन हम ये मैटर देख रहे हैं. इसलिए कोर्ट्स अब ग्रेजुअली सेफगार्ड्स ऐड कर रहे हैं. एविडेंस मांगना, कंडक्ट देखना, रिकंसिलिएशन एफर्ट्स को एनालाइज करना, समझना कि क्या मकसद है दोनों पार्टीज का. वकील इसको भी इतना ओपनली डिस्कस नहीं करते क्योंकि सेंसिटिव है, लेकिन प्रैक्टिकल में हर फैमिली लॉयर जानता है कि डीवी केस का मतलब ऑफन पैरेलल मेंटेनेंस प्लस रेजिडेंस प्लस 498A का कॉकटेल एक तरीके से तैयार हो जाता है जिसमें निकलना बहुत मुश्किल है. ये एक्ट सेक्शन 125 CRPC, डीवी एक्ट और 498A को के साथ कंबाइन करके एक टूल किट बन जाता है वुमेन के लिए. लेकिन अब उसे सही यूज करना भी बहुत जरूरी है, विच मीन्स डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल रिकॉर्ड्स, विटनेस स्ट्रांग होना चाहिए. मिसयूज से बचने के लिए मेन साइड भी एंटीसिपेटरी मेजर्स ले सकते हैं जैसे स्ट्रांग एविडेंस कलेक्ट करना जब ऐसे कुछ चीजें हो रही हों. अगर कोई स्पेसिफिक सेक्शन है जैसे उसको समझने का प्रयास करें, प्रोसीजर या केस समझना है तो उसमें भी हम देख सकते हैं, पर किसी और वीडियो में किसी और दिन हम इसको समझने का प्रयास करेंगे. जब हम सतीश चंद्र के केस की बात में फिर से करना चाहूँगा कि the expression right to reside in the share household would include not only the actual residence but also the constructive residence. So if a woman is sought to be evicted or excluded from the share household, she would be an aggrieved person. कोर्ट ने कहा कि शेयर हाउसहोल्ड वो है जहां
औरत के लिए कभी लिव्ड किया हो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में, चाहे टाइटल इन लॉज के नाम भी हो, तो हस्बैंड को एक ऑल्टरनेट अकोमोडेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये रूलिंग डॉटर इन लॉ के लिए बहुत पावरफुल है। कोर्ट ने ये भी कहा है, जो कि यहाँ पे नुआंस भी है, कि मियर फ्लीटिंग और कैजुअल लिविंग इनफ नहीं है, इंटेंशन और परमानेंसी मैटर करती है ऐसे रिलेशनशिप में। अ, एक केस था हिरलाल पी हरसोरा वर्सेस कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा, 2016 केस है, जो जहाँ पे जेंडर ऑफ रिस्पोंडेंट का डिबेट बहुत एक्सक्लूसिव तरीके पे डिस्कशन हुआ था। सेक्शन 2Q में अडल्ट मेल पर्सन वर्ड को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कि अडल्ट मेल जो है वो आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, क्योंकि यह डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता है। दैट मीन्स फीमेल रिलेटिव्स जैसे सास हो गई, ननद हो गई, ये भी रिस्पोंडेंट बन सकती हैं अगर डोमेस्टिक रिलेशनशिप में वायलेंस किया गया हो। जो वर्बैटिम है, इफ आई मे कोट, सो द वर्ड्स अडल्ट मेल वाज स्ट्रक डाउन और प्रोवाइजो ओटियोस हो गया। अब एनी पर्सन विच इज मेल और फीमेल रिस्पोंडेंट हो सकते हैं। ये रूलिंग एक्ट को ट्रूली जेंडर न्यूट्रल बनाने की तरफ पहला स्टेप था, जब लोगों ने ये देखा कि बहुत सारे मिसयूज ऑफ सच लॉज आर टू बी डन अंडर द गाइज ऑफ दिस, क्योंकि फिर द पर्पस ऑफ द एक्ट वाज डिसीव्ड by adult male, because then the things were done by women under the guise of, or under the uh, shadow of the male counterpart. एक और केस था इंदिरा शर्मा का वर्सेस वीकेवी शर्मा का। सबसे इंपॉर्टेंट लिव इन केस है, मतलब लिव इन रिलेशनशिप को डिस्कस करने वाला केस है, इंदिरा शर्मा वर्सेस वीकेवी शर्मा 2013 का, जहाँ पे वुमेन ने मैरिड मैन के साथ 18 साल रिलेशनशिप रखा, फिर मेंटेनेंस मांगा। कोर्ट ने ये कह दिया कि जो रिलेशनशिप विच इज इन द नेचर ऑफ मैरिज के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स दिए। दैट मीन्स लॉन्ग कोहैबिटेशन होना चाहिए, होल्डिंग आउट एज हस्बैंड और वाइफ होना चाहिए, देयर शुड बी पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन दोज इंडिविजुअल्स, इट शुड नॉट बी कैजुअल फ्लिंग। तो यानी इस केस में जो औरत है वो जानती थी कि मैन जो है, जो आदमी है, वो मैरिड है, इसलिए जो नेचर ऑफ मैरिज है वो नहीं माना गया। लेकिन अगर वुमेन जो है, औरत जो है, वो अनअवेयर होती तो प्रोटेक्शन मिल सकता था। तो ये रूलिंग जो है वो लिव इन को रिकॉग्नाइज किया, लेकिन बाउंड्रीज भी सेट किए कि किसी भी तरीके के रिलेशनशिप को हम लिव इन रिलेशनशिप में कंसिडर नहीं करेंगे। बहुत केसेस में अब ये टेस्ट अप्लाई होता है। अ, जो रिसेंट केस है, जो 2025 का बहुत केस है, वो द वुमेन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेशन पे जो कि फोकस करता है, और उसको बहुत एक्सटेंसिवली डिस्कस किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी है स्टेट को कि जो सारे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज को प्रोटेक्शन ऑफिसर्स अपॉइंट करने हैं 6 वीक के लिए, कम से कम 6 हफ्ते के लिए। शेल्टर होम्स नोटिफाई करना पड़ेगा, अवेयरनेस कैंपेन्स आपको चलाने पड़ेंगे, फ्री लीगल एड इंश्योर करना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि एक्ट का ऑब्जेक्ट आर्टिकल 15 क्लॉज 3 से आता है, यानी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है, और इसकी एग्जीक्यूशन को कोर्ट ऑब्जर्व भी करेगी। ये रूलिंग दिखाता है कि लॉ जो है वो पेपर पे अच्छा है, लेकिन ग्राउंड पे फेल हो रहा है, तो उसके लिए क्या और नए स्टेप्स लिए जा सकते हैं। कुन्नापा रेड्डी वर्सेस स्वर्णा कुमारी का एक केस है, जिसमें डीवी प्रोसीडिंग्स प्रीडोमिनेटली सिविल नेचर के हैं, लेकिन जो ब्रीच क्रिमिनल है सेक्शन 31 के अंदर आता है। हाई कोर्ट सेक्शन 482 सीआरपीसी के अंदर क्वाश कर सकते हैं, लेकिन देयर शुड बी अ कॉशन व्हेन यू क्वाश दीज कंप्लेंट्स, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि मिसयूज बहुत हो रहा था, कि कभी कभी वेग एलिगेशंस पे केसेस डिसमिस किए गए हैं, जैसे कमलेश देवी केस जो था, लेकिन ओवरऑल प्रोटेक्टिव इंटेंट को डाइल्यूट नहीं किया जा सकता। जो अरनेश कुमार में प्रिंसिपल्स दिए गए थे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को लेके, वो इनडायरेक्टली भी यहाँ भी अप्लाई होते हैं, कि किस तरह की मैटर्स को हम देख रहे हैं और उन मैटर्स में किस तरीके की इंक्वायरी की जरूरत है इन ऑर्डर टू हैव एनी काइंड ऑफ एक्शन टेकन अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट। तो जो ये लॉज हैं वुमेन प्रोटेक्शन के लिए गाइस में बनाए गए हैं, और कोर्ट्स ने उनको वेलफेयर ओरिएंटेड और पर्पोसिव इंटरप्रिटेशन दिया है, विच इज डिग्निटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक प्रोटेक्शन को प्रायोरिटी देना। लेकिन ये भी सच है कि डेफिनेशन वाइड होने से कभी कभी लेवरेज बन जाता है प्रॉपरली प्रॉपर्टी मेंटेनेंस डिस्प्यूट में। वकील इसको इतना ओपनली डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि सेंसिटिव मैटर है, लेकिन हर एक्सपीरियंस फैमिली लॉयर जानता है कि डीबी का ये सब मैटर बहुत बहुत बड़ा टूल किट बन जाता है औरतों के लिए। कोर्ट सब बैलेंस लाने का प्रयास कर रहे हैं अपने लेवल पे। एलिगेशंस को टेस्ट किया जाता है, एविडेंस मांगा आ जाता है, कंडक्ट देखते हैं, कंसिलिएशन एफर्ट्स में दोनों पार्टीज का एफर्ट क्या है। The last thing that I want to discuss is that the comparison with section 125 of CRPC,
दोनों लॉस वुमेन को मेंटेनेंस और प्रोटेक्शन देने के लिए हैं, लेकिन जो नेचर है, स्कोप है और पावर है बहुत अलग है। ये दोनों सेकुलर हैं, रिलीजन इज नॉट द क्राइटेरिया, लेकिन एक एक को सिविल कम क्वासी क्रिमिनल और दूसरे को प्योरली क्रिमिनल समरी प्रोसीडिंग माना जाता है। बहुत लोग इनको मिक्स अप कर देते हैं, लेकिन असल में ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ना कि एक दूसरे के पूरक, मतलब दैट इज नॉट, दे आर नॉट डुप्लीकेट लॉस। तो पॉइंट वाइज कंपैरिजन करते हैं। सेक्शन 125 सीआरपीसी का जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर सकता है, यानी समरी नेचर का। सो इट इज़ अ मोर ऑफ अ सोशल जस्टिस लेजिस्लेशन। मकसद ये है कि जो वैग्रेंसी और डेस्टिट्यूशन को रोकना है। डीवी एक्ट का पर्पस सिविल इन नेचर है, लेकिन ब्रीच पे क्रिमिनल सेक्शन 31 अप्लाई होता है। तो ये प्रोडक्टिव लॉ है जो सिर्फ मेंटेनेंस नहीं, पूरा इकोसिस्टम देता है, यानी वायलेंस को रोकना पड़ेगा, घर, कस्टडी सब इंक्लूड हो जाते हैं इसमें। कौन क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी? वाइफ हु इज इंक्लूडिंग डाइवोर्स्ड हु हैज नॉट रीमैरिड, लेजिटिमेट इलेजिटिमेट चिल्ड्रन, पेरेंट्स। सो लिव इन पे लिमिटेड है, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है। डीवी एक्ट जो है एग्रीड वुमेन विच इज इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप, मैरिज, लिव इन नेचर ऑफ मैरिज, जॉइंट फैमिली, चिल्ड्रन भी क्लेम कर सकते हैं। तो जो द ब्रॉडर डेफिनेशन में फीमेल रिलेटिव्स भी रिस्पोंडेंट बन सकती हैं, जो कि हमने जो हमने अभी डिस्कस भी किया था, मेरे ख्याल से हीरलाल पी हरसोरा वर्सेस कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा में, जिसमें जेंडर ऑफ रिस्पोंडेंट को डिस्कस किया गया था। दोनों साइमल्टेनियसली फाइल कर सकते हैं, कोई बार नहीं है ऐसा। Section 36 of the DB Act, the provision says that the provisions of this act shall be in addition to and not in the derogation of any other law. So it is an addition law. It is an additionally or complementary and not in any derogation of any other law. Supreme Court और High Court ने clearly कहा है कि mutually exclusive नहीं है. Maintenance under DB can be इन एडिशन टू 125 सीआरपीसी, लेकिन डबल बेनिफिट नहीं मिलता है। कोर्ट्स एडजस्ट करते हैं। रजनेश वर्सेस नेहा 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भी कि गाइडलाइंस भी दी है कि हर नए पिटिशन में पुराने ऑर्डर्स को डिस्क्लोज करो। कोर्ट टोटल अमाउंट रीजनेबल रखेगा। हस्बैंड को हर लॉ के अंदर अलग अलग फुल पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। जुवेरिया करके एक केस था अब्दुल मजीद पटनी का 2014 में, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मॉनेटरी रिलीफ अंडर सेक्शन 20 डीवी एक्ट डिफरेंट है फ्रॉम 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस, विच इज ये इन एडिशन हो सकता है। डीवी में लॉसेस और वायलेंस को कंसिक्वेंसेस कवर होते हैं जो 125 में नहीं है। 125 में वायलेंस का लॉस नहीं कवर होता है, इट इज मोर ऑफ अ मेंटेनेंस लॉ। शोएम निखिल दनानी का एक केस है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि मेरे 125 ऑर्डर होने से डीवी रिलीफ पे बार नहीं है, मतलब आपको उस पर देना पड़ेगा। जो शौम्य निखिल थे, वो तानिया बनौन की जो वाइफ थी, उनका ये कहना था कि मेरे 125 ऑर्डर होने के बावजूद आपको डीवी एक्ट के अंदर रिलीफ तो देना पड़ेगा। बॉम्बे हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी रिपोर्टली कहा है कि दोनों इंडिपेंडेंट रेमेडीज हैं, लेकिन कोई ओवरलैपिंग पेमेंट्स अवॉइड नहीं करना है। अब यहाँ पे सेक्शन 125 सीआरपीसी बेसिक सर्वाइवल के लिए है, विच इज क्विक और स्ट्रेट फॉरवर्ड। डीवी एक्ट फुल प्रोटेक्शन पैकेज है एक तरीके से, जहां मेंटेनेंस सिर्फ एक पार्ट है। रियल विक्टिम्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि दोनों कंबाइन करना, जैसे कि डीवी से रेसिडेंस प्लस प्रोटेक्शन प्लस एक्स्ट्रा मॉनेटरी रिलीफ, और 125 से स्टडी मंथली मेंटेनेंस आप ले सकते हैं। लेकिन अगर डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग नहीं है तो मिसयूज के एंगल पे कोर्ट बहुत अच्छे से देखेगा। फैक्ट ये है कि लॉस वुमेन को इकोनॉमिक और फिजिकल सिक्योरिटी भी एक तरीके से पूरी तरीके से प्रोवाइड करेगी, क्योंकि रजनेश वर्सेस नेहा वाला जो केस था, जो 4 नवंबर 2020 का केस है, उसमें कोर्ट ने इशू समझाया था कि क्या ओवरलैपिंग जुरिसडिक्शन हो जाते हैं, which is the court said that a woman can file for maintenance under the multiple laws simultaneously, which has a no bar, which is a problem of course. However, if it is inequitable to make the husband pay full independent amounts under each proceedings, so the court must consider previous orders and adjust the amounts so that the total remain fair, and total of the amount remains very fair, and it should be reasonable enough that the husband is able to pay. And both the parties must disclose all the pending or there is any past maintenance proceedings in their applications altogether. So that is also has to be disclosed before the court. Payment of the interim maintenance जो होता है वो court needs to decide the interim maintenance as early as possible, and ideally should be done under 4 to 6 weeks, जो कि नहीं हो पाता है। लेजिस्लेशन टाइमलाइंस जो है वो 60 दिन के अंदर है कई लॉज में। इट शुड बी ऑल्सो फॉलोड स्ट्रिक्टली ऑफ कोर्स। तो both the parties must file detailed
affidavit of disclosure of assets and liabilities right at the beginning of the petition. तो affidavit of disclosure of assets and liabilities आपको शुरू में ही फाइल करना होता है कोर्ट में. Third, the criteria for determining the quantum of maintenance. The key factors are the status and the financial capacity of the parties, uh, reasonable needs of the wife and children, standard of living enjoyed during marriage, uh, income, assets, liabilities, and financial responsibilities of the husband. For example, if the parents of the husband are dependent on him, that will be also considered. Independent income or earning capacity of the wife, I mean, it offsets but does not disqualify her from maintenance. So it kind of does out, if you can prove from a husband point of view that she was already earning, that creates an offsets from the court. But of course, she can, that would not be the disqualification, of course. uh, Sacrifices made by a non-working spouse, that means giving up the career or family, that is the important part. If some woman is uh, eligible to work and she's given up her own job, and she's working for the family, she's doing everything for the family, and still she has, and still that has she's been tainted with such objective violence, that would be trigger the court's proceedings to maintain the woman under 125, uh, equally as she was during the marriage. So the age, health, and special need of parties and children. Conduct of the parties is very important where relevant, especially during the conciliation matters. Court looks on the conciliation proceedings. Um, Also, the inflation and the rising cost of living is also taken care of. Provision of for children's future education, marriages, etc., are also seen. So maintenance must reflect the lifestyle of the wife and children, where it was accustomed during the marriage. The last thing is that the date from the maintenance is to be awarded. So maintenance should ordinarily be awarded from the date of filing the application and not from the date of the order. Now, this technically prevents the husband from delaying the proceedings to reduce the liability. So that is not the criteria. If you think that you can reduce the liability by extending the proceedings, you cannot do that. Thirdly, the judicial discretion under Section 125 plus 2 of the CRPC should normally be exercised in favor of the applicant. So that is how the judicial discretion has done, or been prevented, or been promulgated. Fifth, the enforcement of maintenance order. There should be a strong enforcement mechanism. That means the attachment of salary, property, bank accounts should be done willfully. Willful non-payment can lead to a civil prison. If you do not pay your wife enough, and you have to pay as a part of the maintenance, and you do not, it would invoke the civil in prison. Courts should also use available tools under the different laws for effective recovery, and courts can use that. Direction of speedy disposals and monitoring of the execution petitions should be done. That if there is a speedy disposal done, executive petitions should be submitted. Um, Sixth, which is very important, that the what are the mandatory affidavit of disclosure of assets and liabilities, which is the most important reform, and this is the biggest practical change brought by this judgment in Rajneesh versus Neha, that both parties, applicant and respondent, must file a uniform affidavit of disclosure. Three formats annexed to the judgment. One is for the urban, one for the rural, and one for the Meghalaya. That is a different case altogether. Why Meghalaya has a different petition altogether. The affidavit in totality must detail all the income of the parties, the assets, any kind of properties which is movable, immovable, investment which has been done in the stock, shares, vehicle, liabilities, expenses, and dependents, which is to be filed along with the application by wife and within the 4 weeks by husband. Failure to disclose or filing false information can lead to additional or adverse inference, perjury, or contempt of the court, which needs to be taken care of. Now, this helps the court move away from the guesswork and hidden assets. So, there should be a calculation by seeing all these mechanisms. So, these guidelines technically apply to all the maintenance proceedings across the country, including the pending cases which are there earlier. So, retrospective application is there of this judgment. The judgment was directed to be circulated to all high courts and judicial academies for training of the judges. Even today, the Supreme Court occasionally reminds lower courts to strictly follow these guidelines. तो जो ये गाइडलाइंस है
वो वुमेन को एक तरीके से औरत को जेन्युइन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी लाते हैं ताकि एक्सैजरेशन और कंसीलमेंट दोनों साइड से कंट्रोल हो पाए। कोई ऐसा अमाउंट नहीं फिगर आउट किया जाए जो पहले कर दिया जाता था जो कि अनरीजनेबल हो। कोर्ट सब ज़्यादा रियलिस्टिक और बैलेंस अप्रोच ले रही है। पहले हस्बैंड एसेट्स छुपा लेते थे और वाइफ नीड्स बढ़ा देती थी। अब दोनों ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। अगर इस चीज़ को ओवरऑल लेवल पे देखने का प्रयास किया जाए तो।